ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल जी, शर्मिला फारूकी साहिबा ने हमें कराची से ज्वाइन किया हुआ है। अली कादिर गिलानी मेरे साथ इधर इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। शर्मिला की बात आपने पूरी गुफ्तगू उनकी सुनी, जिस तरह से वो कह रही थी। इससे पहले कि मैं उनके पास वापस जाऊँ और बिलावल भुट्टो की जो वहाँ पे विजिट हुआ है, जो उन्होंने ट्रिप किया, और उसके बाद जो तसल्ली बख्श रिपोर्ट आई है वो मैं शर्मिला की ज़बानी सुनूँ। अली कादिर गिलानी साहब, अभी तक जितना भी शर्मिला ने कहा, आप बीइंग अ मीडिया एनालिस्ट काफ़ी ज़्यादा, आप भी ट्वीट का आपको भी काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है। मैं अक्सर आपकी आर्टिस्ट भी करती रहती हूँ, आपने तस्वीरें भी देखी। आप शर्मिला के मौक़िफ़ से मतलब एग्री करते हैं? देखिए, वो तो बात क्लियर हो गई ना। वो जो तस्वीर आप देखें जिसमें बिलावल विजिट कर रही है, जो सर्वे कर रही है एरिया का, वो स्टूपा से हट कर है और वो साइट के अंदर नहीं बना हुआ। जो तस्वीरें इन्होंने ट्विटर पे, फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट की थी, वो साफ नज़र आ रहा था कि फ़ोटोशॉप हुई है, और उन्होंने बाकायदा दिखाने की कोशिश की है कि रूइंस के बीच में वो स्टेज तैयार हो रहा है। मैंने शर्मिला से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर ये इतना बड़ा जो इवेंट हो रहा है, आया इसका कोई एंडाउनमेंट फंड बन रहा है, कोई इसका ट्रस्ट बन रहा है, और जो इससे रेवेन्यू रेज होगा, या कल को इसको यूनेस्को एज अ फाउंडेशन दे देती है इसको कुछ, उसका क्या मैकेनिक्स, इन्होंने क्या फ्रेमवर्क तय किया? जी शर्मिला, जवाब दीजिए। जी बिनिश, देखिए, पहले थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज इसको खुद विजिट किया है और पर्सनली एक एक चीज़ इन्होंने खुद देखी है, चाहे वो लाइटिंग के हवाले से हो, स्टेज के हवाले से हो। जो तस्वीर हम देख रहे थे कि ट्विटर के ऊपर डाली जा रही, जिसके अंदर वो स्कैफोल्डिंग नज़र आ रही है, वो इसलिए की गई थी ताकि क्योंकि स्टेज बन रहा था, तो हम तमाम जो हेरिटेज साइट की जो रूइंस हैं उसके ऊपर हमने एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे दी थी, जो कि टेम्पररी थी। जैसे ही स्टेज बन गया, वो स्कैफोल्डिंग हटा दी गई। जहां तक ये कहा जा रहा था कि जी वहां पर ड्रिल हुआ है, कोई पेनिट्रेशन हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लकड़ी का स्टेज है, एक बहुत फासले से वो रूइंस के है, जहां पर रूइंस को किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं हो रहा। जो लाइट्स हैं वो वही लाइट्स हैं जो आज से 2 साल पहले प्रोफेसर यंसन ने, जो यूनेस्को के कंसल्टेंट थे और मौजूदा पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, उन्होंने इस्तेमाल की थी। और डायरेक्टर आर्कियोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जिनका 32 साल का एक्सपीरियंस है आर्कियोलॉजी में, एक क्वालिफाइड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, 12 साल का उनका काम है मौजूदारों के ऊपर, हर चीज़ में उनको ऑन बोर्ड रखा गया। उनकी कंसल्टेशन से तमाम चीज़ हुई है और वो आज बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मौजूद थे, वहाँ पर उनको ब्रीफ कर रहे थे हर चीज़ के ऊपर। लेकिन देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि अगर कोई एक बड़ा नोबल कॉज लेके आगे चल रहा है, उस पर इतनी मेहनत की जा रही है, इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो कई सालों से निगलेक्ट का शिकार थी, उसको आप एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं, वर्ल्ड अटेंशन इसके ऊपर ला रहे हैं। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से निगलेक्ट में रहा तो शायद अगले 20 साल में हमारे पास ये भी ना रहे जो अभी जो रूइंस बचे हुए हैं। उसके ऊपर इतनी मीडिया कंट्रोवर्सी और इतना गलत तासुर, इतना गलत प्रोपेगेंडा, ये बहुत अफसोसनाक बात है। शर्मिला, कौन लोग कर रहे हैं प्रोपेगेंडा? हाँ, चलिए गिलानी साहब का जवाब दे दीजिए जवाब। फिर मैं आपसे गिलानी साहब का मैं सवाल का जवाब दे दूं कि जनाब, बिल्कुल एक ट्रस्ट बन रहा है, एक हेरिटेज ट्रस्ट बन रहा है, और जो भी पैसा इसमें से रेज होगा तमाम का तमाम उस ट्रस्ट में जाएगा, उस ट्रस्ट के ट्रस्टीज होंगे और वो पैसा इन हेरिटेज साइट्स के ऊपर लगेगा, चाहे वो मोइंजदारो हो, मकली हो, तमाम ऐसी साइट्स सिंध के अंदर जो इस वक्त उनको बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है कि उसके अंदर फौरी तौर पे इंटरवेंशन हो। अब जाहिर बात है, अगर आप मकली का हवाला ले लें तो वहाँ पर जो कब्रें हैं, एक एक कब्र के ऊपर $7,000 की लागत आती है अगर आपने उनको प्रोटेक्ट करना है, और अगर 477 वहाँ पर कब्रें हैं तो आप हिसाब लगा लें। इसी तरीके से 130 साइट्स तो वो हैं हेरिटेज की जो 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध को डिवॉल्व होके मिली हैं, और उनके साथ हमें फंड नहीं मिला है। बहुत मिनिमल फंड है जिससे हम मुश्किल से जो एक सरसरी तौर पे मुरम्मत है वो की जाती है। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये पूरी जो इस वक्त, आई अंडरस्टैंड कि देखिए सिविल सोसाइटी का एक कंसर्न अपनी जगह है, जो दूर बैठे हुए हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं या शहर से दूसरे सूबे के अंदर बैठे हुए हैं, वो अगर ये तस्वीरें देखेंगे तो बिल्कुल जाहिर बात है कि वो बोलेंगे जनाब ये क्या हो रहा है। लेकिन जो एक्चुअल साइट पे हम मौजूद हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने पहले ये दुनिया भर में इस किस्म के प्रोग्राम्स किए हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर, तो जाहिरी बात है कि जब हम एक आसार कदीमा जो इतना पुराना है,
पाकिस्तान की तारीख का एक हिस्सा है, उसको बचाने के लिए अगर हम काम करें तो हम उसमें बिगाड़ तो नहीं चाहेंगे ना। सबसे पहले तो हमारी प्राइमरी कंसर्न ये होगी कि हमने अगर वहाँ कोई भी इवेंट करना है तो हमने तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को कंप्लीट करते हुए करना है। अच्छा, अब जो ट्रस्ट की बात है, वो जो तमाम जो पैसा जो उसमें से अर्निंग्स होंगी वो उस ट्रस्ट में जाएगी, वो ट्रस्ट फिर इसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है। और शर्मिला, जनाब आपको थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे अली का इनपुट चाहिए। अली, शर्मिला से भी मैं ये पूछूंगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है तो मैं पहले आपसे जरा पूछ लूं, उनका ऑफिशियल मौकफ लेने से पहले, कौन लोग हैं जो ये सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? मेरे लिए सिंध का जो कल्चर है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं काफी अरसा कराची में भी रही हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए सिंध का कल्चर सिर्फ सिंधी टोपी और अजरक है। क्या सिंध का कल्चर इससे ऊपर है? और अगर उसको उजागर करने की कोशिश बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं तो कौन लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठ करके आप मोहनजोदारो के बारे में पूरा थीसिस लिख देंगे, ऐसे कैसे? देखिए, ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है कि सिंध को, टूरिज्म को उस तरह उजागर नहीं किया गया। जितनी पुरानी सिविलाइजेशन सिंध में बसती है और जिसे हम इंडस सागा कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये सारा वो इतना पुराना कल्चर है, उसको हमारी कुछ एक मखसूस एक माइंड सेट ने, एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर मोहम्मद बिन कासिम के अराइवल से शुरू कर दिया। हालांकि आप सिंध के कल्चरल और उसकी हेरिटेज बैकग्राउंड, उसकी पोइट्री, हालांकि आप हैरान रह जाएंगे, अरबी से कुरान जो सबसे पहले इस रीजन में ट्रांसलेट हुआ वो सिंधी में हुआ। ठीक है जी। अब उसके बारे में इस तरह बात करना एक तो बड़ी मायूबा। अच्छा, दूसरा, मैं शर्माऊंगा नहीं, आपको एग्जैक्ट पता है कि ये कौन लोग हैं जो ये करते हैं। ये एक मखसूस जमात है। मुझे वैसे भी अली साहब शर्मीले लोग पसंद नहीं है, तो जरा खुल के बोलो, कोई गल नहीं। खुल के बात कर रहा हूँ। इन्होंने मलाला की इनॉग्रल नहीं होने दी केपीके में, इन्होंने इसको डिस्करेज करने की कोशिश की बिलावल भुट्टो को। इन्होंने हमेशा जो पॉजिटिव इकदाम, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, 27 दिसंबर को मोहतरमा का साल हुआ और वहाँ पर उन्होंने स्पीच की, दूसरे दिन ये दीवार तोड़ने चले गए और उसके बाद इट वॉज अ पोलिटिकल स्टंट। 4 दिनों के बाद खामोशी हो गई उसके ऊपर। अगर आपने तोड़नी थी तो आप कोई हरकत करते। ये एक मखसूस जमात है जो बड़ी एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर और उनके अंदर किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं पाई जाती। मुझे सिर्फ एक अफसोस ये है कि जब हम जमात इस्लामी की लीडरशिप को भी आप ही बात करते हैं, उनमें क्लैरिटी है, उनको पता है वो क्या बात कर रही है और वो किन के अगेंस्ट है, वो किन के मुखालिफ है, वो किन को शहीद कहना चाहते हैं, किसको नहीं कहना चाहते। इस जमात ने इतनी उलझन और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया और वो यूथ जो अर्बन यूथ जिसको इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल मिसगाइड हो गया है कि मुझे लगता है ये तो बियॉन्ड रिपेयर हो गई ये सिचुएशन उनके लिए। और उस जमात ने इस वक्त किसी भी पॉजिटिव चीज़ को, अभी तक आप मुझे एक पॉजिटिव चीज़ बता दें उन्होंने की किया है। अभी तक वो हर चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं। आज उनके एक लीडर ने कराची में ना सिर्फ उस चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं अली, जहां तक मेरी नॉलेज है और जहां तक मैंने स्टडी किया, बल्कि अभी शर्मिला भी इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वो कराची में इस वक्त मौजूद हैं। एक उनकी पार्टी के लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम ये सिंध फेस्टिवल नहीं होने देंगे। दूसरे उसी पार्टी के लीडर ट्वीट पे वही ट्वीट करते हैं, बटन दबा दबा के। एक तो जो ट्वीट का इनको शौक है, घर पे बैठ के बस फोन के ऊपर और सब कुछ, वो ट्वीट करते हैं कि जी ये बड़ा अच्छा इकदाम हो रहा है। अपनी इनकी पार्टी के अंदर भी एक डिवाइड पाई जाती है, क्लैरिटी नहीं है। इतनी कंफ्यूजन है कि आज एक चीज ऑफ द रिकॉर्ड है, पता नहीं वो आई है मीडिया में हुई है। आज सुने डॉक्टर शीरी मजारी को भी उन्होंने लॉकअप कर दिया बाथरूम में उधर पेशावर में किसी इनॉग्रल के ऊपर, स्टूडेंट्स ने, बिकॉज मलाला की उन्होंने इनॉग्रल नहीं होने दिया बुक का। तो आप ये देखें, इस पार्टी के खिलाफ अब आहिस्ता आहिस्ता रिवोल्ट उठना शुरू हो रहा है कि आप ये नेगेटिविटी बस कर दें। अगर कोई एक पॉजिटिव काम हो रहा है, यस, हमें इसका पॉलिटिकल ऑडिट और एक जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल ऑडिट करना चाहिए चीज का कि वो सही तरीके से हो। अगर उसके अंदर वाकई ये हेरिटेज को या रूइंस को ये बर्बाद कर रहे होते तो मैं, मेरे ख्याल में सबसे पहले इसको अपोज करता। लेकिन मैंने खुद पूरी रिसर्च 2 दिन करके, जिस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि मैं खुद बड़ा हेरिटेज कर्स का शौकीन हूँ, मैंने जब पूरे ही मुकम्मल तौर पे छानबीन की तो पता चला इट वाज ऑल होक्स। एक फोटोशॉप तस्वीरें और वो अर्ली जो पाइपिंग, जैसे मोहतरमा के शर्मिला फारूकी साहबा कह रही हैं, वो शुरू में इनिशियली उन्होंने रखा था ताकि वो रूइंस को बर्बाद ना करे, वो उठा लिया गया। किसी जगह पे हम बिल्कुल ये जो हमारे कासिम साहब हैं जो कि डायरेक्टर हैं आर्कियोलॉजी के, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन क्या करें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कासिम अली कासिम साहब से बात करते हैं और इसके अलावा शर्मिला फारूकी साहिबा से उन लोगों के बारे में पूछेंगे जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और किस हद तक वो कामयाब हो पाए हैं इस प्रोपेगेंडा में, या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी भी डटे हुए हैं सिंध जाने की तैयारी करने में फेस्टिवल के लिए। मिलते हैं।
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि बहुत सी मुझे राय लेनी है, बहुत सी माहिराना राय लेनी है, बल्कि मुझे इस अहम इशू के ऊपर, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है, मेरा आज का स्टांस सिर्फ यही है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत या कोई और हुकूमत भी, अगर कोई और हुकूमत भी होती, लेकिन इस वक्त हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, तो इसमें कौन उनकी राह में रोड़े अटका रहा है? कासिम अली कासिम साहब हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त टेलीफोन लाइन के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है जी। चलें जी, डायरेक्टर आर्कियोलॉजी हैं, माशाल्लाह से 30 साल का आपका एक्सपीरियंस है। आपका तो प्रोफाइल पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई। मेरी बात शायद लोग ना समझें, आप बता दीजिए, क्योंकि जो आर्कियोलॉजी है काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, काफ़ी ड्राई भी है। मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरा इतनी औकात है कि मैं सब्जेक्ट पढ़ सकूं, मेरे लेवल से ऊपर की बात है। सब ठीक है, मोहनजोदारो में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे उनको? आप आज सारे दिन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रहे थे वहाँ पर। नुकसान पहुंचाना होता तो आज जो है वो शायद चेयरमैन साहब भी इतना रिएक्ट नहीं करते, और मिनिस्टर साहिबा भी जो है ना मोहनजोदारो तशरीफ नहीं लाती, सिर्फ हम लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी जाती। ऐसी बात नहीं है, वो गवर्नमेंट भी बहुत ही कंसर्न है कि मोहनजोदारो को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे, और जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हमारा फील्ड का स्टाफ है, वो भी अपना कंसर्न शो करते हैं कि मोहनजोदारो को किसी भी किस्म का डैमेज किसी हवाले से भी, चाहे उसकी फेम के हवाले से हो, चाहे उसके स्ट्रक्चर रिमेन्स के हवाले से हो, कोई खतरा नहीं हो। ये जो इस किस्म का एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके नतीजे में मुझे भी यहाँ पर आना पड़ा, और मेरे साथ मेरे सीनियर्स को भी, मिनिस्टर्स को भी इधर आना पड़ा, तो यहाँ आकर जब एग्जामिन किया है तो कोई ऐसी बात नहीं थी। बिल्कुल सेफ तरीके से जो है स्टेज बनाया गया था, और उस रिमेन्स के ऊपर भी या दीवारों के ऊपर कोई स्टेज नहीं बनाया गया है। खाली जगह के ऊपर जहाँ सॉफ्ट सरफेस है उसके ऊपर स्टेज बनाया गया है। कासिम साहब, और इसकी तबाही का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा कासिम साहब, मैंने जैसे पहले ही कहा कि मैं अनपढ़ हूँ आर्कियोलॉजी के मामले में, और ऐसे मेरे व्यूअर्स भी होंगे जिनको कुछ नहीं पता होगा आर्कियोलॉजी के बारे में, बस सिर्फ सुना होगा। मुझे बताइए कि नुकसान क्या स्टेज बनाने से, कील ठोकने से, लकड़ी से, क्या आसार कदीमा को कोई नुकसान हो सकता है? किन चीजों से नुकसान हो सकता है, जरा वो बता दीजिए, और वो चीजें आप लोग नहीं कर रहे। यकीनन हो सकता है, नुकसान यकीनन हो सकता है। अगर यहाँ पर लोहे का एक बड़ा स्टेज बना दिया जाता, जो टनों के हिसाब से जिसका वजन होता, अगर यहाँ पर नेलिंग की जाती, अगर यहाँ पर स्टेज बनाने के दौरान कोई डिगिंग की जाती, या ये कि ये दीवारों के ऊपर लोड लगा के, जो पुरानी दीवारें हैं उसके ऊपर जो है स्टेज बना दिया जाता, तो यकीनन ये नुकसानदेह बात थी। लेकिन यहाँ पर इन तमाम चीजों का ख्याल किया गया है कि इसको, हेरिटेज को किसी भी किस्म की कोई खराश भी ना हो। यहाँ पर कोई खराश भी नहीं हुई, कुछ महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने इसको एक स्टोरी बना दिया और एक हाइप क्रिएट कर दी है। ठीक है, तो सच यहाँ पर कोई मोहनजोदारो को खतरा नहीं। चलें भाई कासिम साहब, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत हौसला हुआ आपसे बात करके। आई एम रियली ग्लैड कि वहाँ पे सीखे हैं, तो मुझे तो लगता है मैं तो तैयारी पकड़ूं सिंध जाने की, फेस्टिवल के अंदर हिस्सा लेने की। लेकिन शर्मिला, वेरी सॉरी, मुझे पता है बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। नाउ शर्मिला, कमिंग टू द रूट प्रॉब्लम, मुझे ये बता दीजिए कि कौन लोग हैं, आप कराची में ही मौजूद हैं, एक पोलिटिकल पार्टी, चले जी मैं नाम ले देती हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हम सिंध फेस्टिवल नहीं होने देंगे। फिर एक लीडर हैं और वो ट्वीट करते हैं कि ये तो बहुत अच्छा इकदाम है। आपने कोई जवाब दिया उनको डायरेक्ट, या क्या कहेंगी, क्या मसला चल रहा है उस पार्टी के साथ, क्या हो रहा है? शायद आपकी पार्टी को पहले आइडिया आ गया था, इसलिए तो प्रॉब्लम नहीं हो रही। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पार्टी है, और वो जानती है कि पाकिस्तान को अगर तरक्की की राह पर लेके आगे चलना है, जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का विजन है, तो हमने अपनी दीगर जो हेल्थ एजुकेशन के हवाले से जो काम है उनको भी जारी रखना है, और उसके साथ साथ जो हमारी सकाफ़त है, जो हमारी तारीख़ है, और ख़ास तौर पे आजकल के माहौल में जहाँ पर दहशत गर्दी और एक्सट्रीमिज़म उरूज पे है, वहाँ पर हमने अपने लोगों को एक मौका देना है कि वो अपने घरों में महसूर होने के बजाय बाहर निकलें, अपनी सकाफ़त को पहचानें, उस पर नाज करें और उसको ओन करें। तहरीक इंसाफ, देखिए मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है
کہ स्वात वो जगह है जहाँ पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने आखिरी खिताब में कह गई थी कि क्या वो नहीं चाहते कि यहाँ पर पाकिस्तान का परचम लहराए। और जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्होंने वहाँ पर ऑपरेशन किया, मिलिट्री ऑपरेशन किया, कामयाब हुआ और आज पाकिस्तान का झंडा वहाँ लहराता है। स्वात फेस्टिवल वहाँ पर हुआ, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है कि आज स्वात की बेटी, खैबर पख्तूनख्वा की बेटी, उसकी किताब की रूनुमाई भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर के अंदर नहीं हो सकती, क्योंकि तहरीके इंसाफ उस सूबे को उस नहज पे ले आई है जहाँ पर वो फिर एक बार उसी पुराने तालिबानाइजेशन के माहौल के अंदर चला गया जिससे हमने उसे निकाला था। तो मेरा ख्याल है कि मैं जितनी बात कहूँ कम है। 4 मेंबर्स हैं असेंबली में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उसमें से शायद ही एक आता है, और 4 में भी अक्सर ये झगड़ा रहता है कि कौन किसका लीडर है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम सिंध फेस्टिवल नहीं होने देंगे, लेकिन उनके जो सीनियर लीडर हैं उन्होंने ट्विटर पे, आपने भी बताया, मैंने भी पढ़ा, इमरान इस्माइल साहब ने, उन्होंने कहा कि जी हम किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है, हम इसको सपोर्ट करते हैं एंड वी विश यू लक। देखिए ये आपस के उनके इंटरनल क्या मामला हैं वो खुद ही उसे सुलझा लें, लेकिन जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान को आगे लेके चलना है और पाकिस्तान की सकाफत को बचाना है, सिंध फेस्टिवल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कॉन्सेप्ट है और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत सिंध उसको कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है बेनिश, जहाँ पर आप जो इस्लामाबाद में बैठी हैं आप भी इसमें हिस्सेदारी कर सकती हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए उसे सपोर्ट देके, और ख़ास तौर पे अपने प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को ये इतला पहुंचा के कि वो भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करें। शर्मिला, इसको मैं ऑफिशियल हमारे पास बहुत महदूद बजट है और इस महदूद बजट में एक बहुत बड़ी टास्क हमने अचीव करनी है। जी, इसको मैं ऑफिशियल इन्विटेशन समझूं अपने लिए, आप ऑन एयर मुझे इनवाइट करी है, मैं यही समझूं ना? जी, आप तो माशाल्लाह हमारी मेहमान होंगी यहाँ पर और आपने ज़रूर आना है। और क्योंकि देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ख़ास तौर पे मोहिंजोदारो को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, और जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा ये इन प्रोग्राम्स के बाद वो एक ट्रस्ट में जाएगा, जिस ट्रस्ट के ज़रिए हम दोबारा वो तमाम पैसा इन आसार कदीमा पे लगाएंगे, इनको बचाने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ज़बरदस्त। ओके शर्मिला, लेट मी हैव अ वर्ड फ्रॉम अली एंड देन आई विल कम बैक टू यू। अली, इससे ये भी आ रहा है, पता नहीं आपकी नज़रों से ट्वीट्स गुजरी, ये डिस्कशंस हुई कि नहीं हुई, कि वाई मोहिंजोदारो? अच्छा, वो वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, इंटीरियर्स में है, बहुत मुश्किल होगा, वाई मोहिंजोदारो? क्या उससे बेहतर कोई जगह हो सकती है? पूरी दुनिया के अंदर जो बेसिकली साइट्स होती हैं उधर ही वर्ल्ड टूरिज्म प्रोग्राम्स होती है। ठीक है, ठीक है। आप फेरोज का उधर देख लें, पिरामिड्स में, तो वहाँ पर भी उसी वेन्यू के ऊपर ही वो एक टूरिज्म कैंप लगाती हैं, वहाँ पे मूवी चलती है, वो आपको जो टूरिस्ट गाइड है वो एलेबरेट करता है। आई थिंक मोहनजोदाड़ो से बड़ी तो सिग्निफिकेंट साइट ही कोई नहीं है, ये दुनिया की टॉप 100 साइट्स में आती है बाय द वे, ये यूनेस्को की वर्ल्ड वो हेरिटेज लिस्ट में लिस्टेड है। और आप सोचें कि इसके ऊपर सर जॉन मार्शल ने कोई 50 साल काम किया हुआ है, और आप उनके वो वॉल्यूम्स देखें, मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड स्टेप। बट इट्स नॉट ओनली मोहनजोदाड़ो, ये बिगनिंग है मेरे ख्याल में। इस जिस तरह ये सिंध को हाईलाइट किया है बिलावल भुट्टो साहब ने, इसी तरह हमारी बाकी, इनको तो चाहिए ये KPK में जो तख्त पाई की साइट है, इनको स्वात फेस्टिवल्स करवाने चाहिए। इनके पास तो खुद इतना पुराना हेरिटेज है, ये क्या बात कर रही है, दूसरों को डिस्करेज कर रही है। बेसिकली ये चीज़ें तो पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। अब पंजाब में यूथ फेस्टिवल हो रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पंजाब की रिप्रेजेंटेशन यूथ फेस्टिवल में कबड्डी कर रही है, बुल्ले शाह नहीं कर रहा। ठीक है। सो आई विश कि वहाँ पर बुल्ले शाह होते, और लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि चलें कुछ तो हुआ, एक अच्छा काम कर रही है। इसी तरह मेरे ख्याल में हम सबको मिलके बिलावल भुट्टो के स्टेप को इनकरेज करना चाहिए। अली कादिर गिलानी साहब, ये जिंदा कौमों की मिसाल होती है। पाकिस्तान जो है वो जिन हालातों से गुजर रहा है ना, इनमें चाहे वो पंजाब फेस्टिवल हो, और क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि सिंध के हवाले से समझ में आ रही है, ये बंजर जमीन पर पानी का एक खतरा है। इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेने दीजिए, इजाजत दीजिए, वापस आती हूँ मैं, और फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे, कल्चर के बारे में भी जानेंगे, प्लान्स क्या क्या है। फर्स्ट को इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, शर्मिला फारूकी हैज टू स्पेल आउट सम सीक्रेट्स कि फर्स्ट को वहां पर इंशाल्लाह बहुत लोग जाएंगे, और जो जाएंगे उनको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसका भी जरा थोड़ा सा टच दे देते हैं। लेट्स टॉक समथिंग पॉजिटिव अबाउट इट। विल बी राइट हियर।
चलिए जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल हमारा फाइनल सेगमेंट है। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपकी तरफ आऊँगी। उमर कुरैशी साहब हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन सुनी थी इसके ऊपर। उनको कुछ रिजर्वेशंस थी यहाँ पे मोहनजोदारो के अंदर, जिस तरह से फेस्टिवल की जो है तैयारियाँ हो रही हैं। हमारी उनसे बात भी हुई थी शो से पहले, एंड डेफिनेटली ही वाज एक्सपेक्टेड टू बी द पार्ट ऑफ द शो, लेकिन अभी उनसे जो है रब्ता नहीं हो पा रहा। उनको फ़ोन करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो नहीं उठा रहे। एनी टाइम अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनसे उनकी रिजर्वेशंस भी पूछ लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको ख़त्म कर पाएंगे इस शो के ज़रिए। खैर शर्मिला, बताइए कितने दिन का फेस्टिवल होगा, क्या क्या यूएसपीएस फेस्टिवल की, लोग इतना दूर मोहनजोदारो क्यों आएंगे? ज़रा मुझे इसकी पॉजिटिव बातें बताएं ताकि मैं भी टेम्प्ट हूँ और मैं अगली टिकट बुक करा के फटाफट कराची के जरिए मोहनजोदारो पहुँचूँ। देखिए बीनश, बात यह है कि अगर आपने अपनी हेरिटेज साइट्स को फोकस में लाना है तो फिर जाहिर बात है कि आपको उन साइट्स या उन साइट्स के नज़दीक जो है फंक्शंस इवेंट्स करने होंगे ताकि वर्ल्ड अटेंशन वहाँ पर आए। ये ओपनिंग सेरेमनी हम कराची में भी किसी लॉन में कर सकते थे, किसी होटल में कर सकते थे, लेकिन हमें 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको मोहनजोदारो ले जाके। और ख़ास तौर के मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि जिस किस्म के प्रिकॉशंस हमें लेने पड़े, क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कि वहाँ पर लकड़ी का स्टेज हो और कहीं पर किसी किस्म की कोई खुदाई ना हो, कोई कील ना हो, किसी किस्म की कोई डैम्पनिंग ना हो, किसी किस्म की कोई लाइट से वहाँ पर कोई चीज़ मुतासर ना हो। इसी तरीके से तमाम वो आर्कियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर आर्कियोलॉजी, उन सबको ऑन बोर्ड लेना, उनसे अप्रूवल्स लेना, उनके मशवरे के साथ आगे चलना कि कहाँ पर हमें स्टेज लगाना है, कहाँ पर लोगों को बैठाना है, मीडिया को किस हद तक एक्सेस देनी है, कहाँ पर रखना है, क्योंकि एक बहुत छोटी सी स्पेस है। और हमने अक्सर ये देखा है कि अगर आप मोहनजोदारो कभी विजिट करें बिनीश, तो आप देखिएगा कि जब पब्लिक भी वहाँ आम आती है तो वो कभी ऊपर चढ़ी होती है, कभी नीचे चढ़ी होती है। लोगों को कंट्रोल करना, गाइड करना, उनको बताना कि आपने यहाँ बैठना, ये एक बड़ा मुश्किल टास्क है। और हमारी सबसे अवलीन तरजीह शुरू से यही रही है कि हमने जो ये रुइन्स हैं, ये जो प्रोटेक्टेड साइट है, उसको हर हाल में किसी भी किस्म के नुकसान से बचाना है, चाहे वो इतना सा क्यों ना हो। ठीक, 2 हफ्ते के ये इवेंट्स हैं। ओपनिंग सेरेमनी मोहनजोदारो के अंदर है, फिर आपके पास देसी डोंकी डार्बी है, आर्ट फेस्टिवल है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है, उसके अलावा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जो बहुत बड़े स्केल के ऊपर हो रहा है, फिर आपकी फेस्टिवल सिटी है जो 2 हफ्ते के लिए कराची में इब्न कासिम पार्क के ऊपर लग रही है, वॉइस ऑफ पाकिस्तान है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, बसंत है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सिंध के लोगों के लिए, खुसूसन कराची के लोगों के लिए एक तोहफा लेकर आ रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, म्यूजिक है, बच्चों के लिए डांस है कि नहीं है ये बताइए। नहीं होगा, फैशन फेस्टिवल जी, सिंधी डांस होगा कि नहीं होगा? देखिए ग्रैंड मुशायरा है जहां पर सिंध के शायर, पूरे पाकिस्तान से शायर आ रहे हैं, सूफी नाइट है, और फिर एक सूफी मेला है जो सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएगा और परफॉर्म करेगा। फेस्टिवल सिटी में अगर आप यहाँ आए तो आपके सिंध के वो जो आपको डांसर्स, ढोल वाले जो रिवायती तौर पे होते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मलाखड़ा हो रहा है, हॉर्स एंड कैटल ग्रैंड प्री हो रही, मतलब इतने सारे इवेंट हैं और सीरीज ऑफ इवेंट है। ये सिर्फ ये नहीं कि खेल को तमाशा करके आपने खत्म कर दिया। और इन सब इवेंट्स के पीछे ये है कि आपने अपनी सकाफत को उजागर करना है, जो आपकी असल में सकाफत है, आपने उसे ओन करना है, आपने लोगों को एंटरटेन करना है, एक मकसद है जिसको आपने पूरा करना है, अपनी हेरिटेज साइट्स को बचाना है, और ये जो पैसा है ये ट्रस्ट में डालना है ताकि वो ट्रस्ट आगे चल के इन आसारे कदीमा की जो हिफाजत के हवाले से इकदाम है वो उठाए। अच्छा अली, ये जिस तरह से शर्मिला बात है, बड़ा हैवी लोडेड पैकेज है, काफ़ी एंटरटेनिंग पैकेज है। ऐसे इस तरह की एंटरटेनमेंट है कि बजट के बाद तो आप सिनेमा भी जाएं तो आपको जीएसटी ज़्यादा देनी पड़ती है, तो लोग तो सिनेमा भी नहीं जाते। खैर जी, ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर टैक्स वैक्स तो नहीं लगेगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने बताया कि बहुत से इवेंट्स हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लेबर दरकार होगी, लोग सब कुछ करेंगे। पंजाब में भी इस तरह के फेस्टिवल होते हैं, पंजाब यूथ फेस्टिवल होता है इस तरह से, उसके ऊपर तो कभी इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं होता। देखें अब अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर अगर हो रहा है मोहनजोदारो में, उस पर प्रोपेगेंडा हो गया। देखें अब तो मेरे ख्याल में ये एक इनिशिएटिव नया लिया गया, बड़ा बीच में ना एक गैप आया हुआ था। पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मशहूर था हॉर्स एंड कैटल शो लाहौर में होता था, और उस हॉर्स एंड कैटल शो में एम्बेसडर्स आते थे, फेडरल कैपिटल से डिग्निटरीज आते थे, पूरी दुनिया से आया करते थे। बसंत पे लाहौर के होटल
चोक कर जाया करते थे, लोगों के घरों में इंडियन गेस्ट होते थे एंड इट वाज लाइक रियो डी जनेरो का जिस तरह कार्निवल होता है उस तरह का त्यौहार होता था। ये बड़ी खुशाइंद बात है अगर बिलावल भुट्टो वहाँ पे बसंत कर रही है। शुक्र है किसी को तो ख्याल आया कि 3 धाती डोरों की फैक्ट्री बंद करने के बजाय बसंत बैन की हुई है। सो मुझे तो इनकी अकल पे नाज आता है कि आप उन 3 फैक्ट्रीज को बंद करके इतना बड़ा आपका पंजाब का वो फेस्टिवल होता था, आप उसको दोबारा क्यों नहीं उजागर करते। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप है और बाकी प्रोविंसेस को भी इसको फॉलो करते हुए करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको भी सियासी रंग दे दिया गया है, ईगो का मसला बन जाएगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने इनिशिएटिव लिया है, अब कोई इसको फॉलो नहीं करना चाहेगा। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये है कि इसको सियासी नज़रियात से कतई ताल्लुक़ होकर ये हर सूबे को ये करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को प्रमोट करें। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स टूरिज़म हो सकता था। इट्स अनफॉर्चुनेट कि अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी है, लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक भी था, अमन व अमान भी था, तो अनफॉर्चुनेटली किसी ने टूरिज़्म को इतना प्रमोट नहीं किया। सिर्फ भुट्टो साहब के ज़माने में ये प्रोविंशियल महकमे बने थे और फेडरल महकमा, और उन्होंने उसके लिए ये ब्रोशर्स और ये सब कुछ बना। उससे ना पहले कभी हुआ काम ना उसके बाद हुआ। चलें जी, अली आपका तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे शर्मिला से फाइनल वर्ड लेना है। शर्मिला, अगर आप मेरा प्रोग्राम देखती हैं, सवाल तो मैं बहुत करती हूँ, गज लंबी मेरी ज़बान है, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छे नोट पे ख़त्म करना है डिलिबरेटली, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आज ये इनिशिएटिव लिया गया है कि कुछ अच्छा हो तो इट शुड फिनिश ऑन अ गुड नोट। मुझे आप एक फाइनल अपना मैसेज दे दीजिए जो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहेंगी। एक ऑफिशियल इन्विटेशन पाकिस्तान की आवाम को दीजिए कि वो मोहनजोदारो आए, वो सिंध आए, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। फाइनल वर्ड्स। जी बिल्कुल बीनेश, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि अपनी सकाफत पे नाज करो और इस चैरिटी मुहिम में उनका साथ दें, पूरे पाकिस्तान को दावत है। और जिस तरह आपने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कोशिश की है कि इसको आप पॉलिटिकल रखें, तमाम सियासी लीडर्स को बुलाया गया है, प्राइम मिनिस्टर को भी दावत दी गई है, इमरान खान साहब को भी दावत दी गई है। ये कोई पॉइंट स्कोरिंग का कोई मरहला नहीं है, यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी की बात है, अपनी तारीख की बात है, अपनी सकाफत को बचाने का एक मुहिम है। ये एक ऑनरेबल कॉज है जहाँ पर आपने अपनी कल्चरल हेरिटेज साइट्स को बचाना है। इसमें हर इंसान को भरपूर तरीके से कोशिश करनी चाहिए। ख़ास तौर पर इन दहशत गर्दों को बताना चाहिए कि हाँ, हम जिंदा कौम हैं और हम अपनी सकाफत को बचाना जानते हैं, हम अपनी सकाफत पे नाज करना जानते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया शर्मिला, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और आपने हमें ज्वाइन किया। अली कादर गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। तो आप फिर चल रहे हैं सिंध? इंशाल्लाह चलें भाई, इंशाल्लाह हम भी प्लान बनाते हैं, अगर भाई हमें छुट्टी वुट्टी मिल गई तो जाते हैं सिंध, देखते हैं, सिंधी कल्चर भी देखते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल नॉर्मल रेगुलर करंट अफेयर्स के अगेन वही हार्डकोर इश्यूज़ के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।